Numericals on molarity in volumetric titration. Now we have to see what is volumetric titration, what is done in volumetric titration. So there is number one, an aqueous solution of compound A having known molar concentration in terms of molarity M1 is taken in burette. An aqueous solution of A is taken in burette. It is called as aqueous solution of A which is taken in burette is called as standard solution or titrant or titrator. In the same way, another aqueous solution of compound B having fixed volume V2 and an unknown molar concentration M2 is taken in conical flask. In conical flask, with or without some suitable indicator. Now, the solution B in conical flask is also called as titrant or analyte. Now, solution A from burette is added to the solution B slowly till the completion of neutralization reaction between compound A and compound B. Now, completion of neutralization reaction is indicated by endpoint, which is stage when the color of the solution mixture or indicator changes. The reading of burette at endpoint is the volume of compound A used to neutralize completive volume V2 of compound B. In this way, M1 V1 from solution A and V2 from solution of compound B are known, we can determine the molar concentration M2 from solution of compound B easily. वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर हम दो कंपाउंड के एक्वस सोल्यूशन लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड ए एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी. एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड ए की हमें मोलर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी मालूम होती है और इसको हम M1 कहते हैं, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं. इसको हम टाइट्रेंट या टाइट्रेटर भी कहते हैं और इसको हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड ए को हम ब्यूरेट में लेते हैं, इसी तरीके से कंपाउंड बी के एक्वस सोल्यूशन को हम कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं और इसमें इसका फिक्स वॉल्यूम V2 लेते हैं, लेकिन इसकी मोलर कंसंट्रेशन यानी M2 मालूम नहीं होती, अननोन मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं और इसको हम कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं. इसको हम टाइट्रेंट भी कह देते हैं, या एनालाइट भी कह देते हैं. अब वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर हम ब्यूरेट से सॉल्यूशन ए को सॉल्यूशन बी में धीरे धीरे मिलाते हैं, मिक्स करते हैं स्लोली टू सॉल्यूशन बी. कब तक? टिल द कंप्लीशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कब तक ये करते हैं? जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाए. और इसका पता हमें कहाँ पता चलता है? एंड पॉइंट पर. इसका पता हमें चलता है
इन पॉइंट पर, इन पॉइंट क्या होता है, जहां पर या तो ये सॉल्यूशन मिक्सचर, ये सॉल्यूशन मिक्सचर अपना कलर चेंज कर दे या इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर दे। कलर चेंज, आप या तो सॉल्यूशन मिक्सचर का अपना कलर चेंज कर दे, ये सॉल्यूशन मिक्सचर अपना कलर चेंज कर दे, या ये इंडिकेटर अपना कलर चेंज करते। अब इन पॉइंट पर ब्यूरेट की जो रीडिंग होती है, इन पॉइंट पर जो ब्यूरेट की रीडिंग होती है वो वॉल्यूम V1 होता है, वो वॉल्यूम V1 होता है। तो अब यहां पर हमें V1 मालूम है और कंपाउंड ए की मोलर कंसंट्रेशन M1 मालूम है, कंपाउंड बी का वॉल्यूम यानी V2 मालूम है। तो हम कंपाउंड बी के सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन M2 जो नहीं मालूम है उसको हम निकाल सकते हैं। इन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, titrant which is taken in the burette may be either acid or base. In the same way, titrant which is taken in conical flask may also be acid or base. This was point number 1. Now point number 2. If the titrant is a base and titrant is an acid, then this volumetric titration is called as acid-base titration. Point number 3, titrant may be an oxidizing agent and titrant may be a reducing agent or vice versa. Point number 4, if titrant is a reducing agent and titrant is an oxidizing agent, then this volumetric titration is called as रिडक्शन ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन या रेडॉक्स और रिडॉक्स टाइट्रेशन। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में टाइट्रेंट जो के ब्यूरेट में लिया जाता है या तो एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है। इसी तरीके से टाइट्रेंट जो के कोनिकल फ्लास्क में लिया जाता है वो भी एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है। ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, अगर टाइट्रेंट बेस है और अगर टाइट्रेंट बेस है और टाइट्रेंट एसिड है तो इस वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन को हम कहेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन। इसको हम कहेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 में टाइट्रेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है और टाइट्रेंट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है या इसका अपोजिट भी हो सकता है। अब पॉइंट नंबर 4 में अगर टाइट्रेंट रिड्यूसिंग एजेंट है और टाइट्रेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऐसी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन को हम कहते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब हम इसके बाद वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन पर बेस्ड मोलैरिटी के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 20 ml aqueous solution of oxalic acid was completely neutralized by 15 ml M/10 aqueous NaOH solution in acid-base titration. What is the molarity and strength in grams per liter of aqueous oxalic acid solution? 20 ml ऑक्सैलिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया गया 500 ml M/10 एक्वस NaOH सॉल्यूशन से एसिड बेस टाइट्रेशन में। तो फिर ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी और उसकी स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में क्या होगी। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन एक्वस
एक्वस NaOH सॉल्यूशन। फिर दूसरी तरफ हम लिखेंगे एक्वस ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन की हमें मोलैरिटी मालूम है, तो ये हो गई M1 इज इक्वल टू M/10। अब हमें इसकी मोलैरिटी मालूम है, तो फिर ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ऐसे सॉल्यूशन को जिसकी मोलैरिटी मालूम होती है उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। अब जब इसकी मोलैरिटी मालूम है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, तो इसको बीकर में लिया जाएगा, सॉरी ब्यूरेट में लिया जाएगा। इन ब्यूरेट ब्यूरेट में इसको लिया जाएगा। जब ये ब्यूरेट में लिया जाएगा तो फिर ये टाइट्रेंट होगा, टाइट्रेंट होगा। और अब इसके 20 ml एक्वस ऑक्सैलिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH के 15 ml लग रहे हैं, तो यहाँ पर V1 कितना हो जाएगा, 15 ml हो जाएगा। V1 15 ml हो जाएगा। इसी तरीके से ऑक्सैलिक, अच्छा ये जब इसकी हमें NaOH सॉल्यूशन की हमें मोलैरिटी मालूम है, तो ये मोटी मालूम है, तो ये नॉन सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ एक्वस ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन में इसकी हमें मोलैरिटी M2 होगी, जो कि निकालनी है, नहीं मालूम है, तो फिर ये अननोन सॉल्यूशन हो गया, अननोन सॉल्यूशन हो गया। और इसका वॉल्यूम तो दे ही रखा है पहले से ही, तो ये हो गया V2 20 ml। इसका वॉल्यूम V2 20 ml हो गया। ये इसका V2 वॉल्यूम दे रखा है, 20 ml हो गया। अब जब ये अननोन सॉल्यूशन, तो ये कोनिकल फ्लास्क में लिया जाएगा, इन कोनिकल फ्लास्क। अब जब ये कोनिकल फ्लास्क में लिया जाएगा, तो फिर इसको हम कहेंगे टाइट्रेंट, या इसका दूसरा नाम है अनालाइट। अब हम ऑक्सैलिक एसिड, ये ऑक्सैलिक एसिड और NaOH सॉल्यूशन के बीच में जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसकी एक बैलेंस्ड स्टिकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। NaOH और ऑक्सैलिक एसिड के बीच होने वाली रिएक्शन की बैलेंस स्टिकियोमेट्रिक इक्वेशन हम यहां पर लिखेंगे। NaOH प्लस ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला होता है H2C2O4। यहां पे बन जाएगा Na2C2O4 प्लस 2H2O। जब यहां पर Na2 है तो यहां 2 करना पड़ेगा ना। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब यहां ऑक्सैलिक एसिड के 2 मोल हैं, और सॉरी यहां पर NaOH के 2 मोल हैं, और ऑक्सैलिक एसिड का 1 मोल है। और हमको मालूम है मोल बराबर होता है M/V। मोल के मतलब होते हैं, बराबर होते हैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो अब इसकी मोलैरिटी कितनी है, NaOH सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमें मालूम है M1 यानी M/10 है, और हमें इसका V1 भी मालूम है। इसका V1 कितना है, 15 ml है। अब यहाँ 2 मोल है, तो ये बराबर हो गया इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी M2 नहीं मालूम है,
लेकिन इसका वॉल्यूम मालूम है कितना है, 20 ml, तो V2 हमें मालूम है। तो अब यहां पर इसका 1 मोल है तो M2V2 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हम यहां पर लिख सकते हैं M2V2 अपान M1V1, M2V2 अपान M1V1 1/2। तो फिर हम इसको लिख सकते, अब यहां इसकी वैल्यू पुट कर दें तो M2 की वैल्यू कितनी है पता चलानी है, और V2 की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 20 ml है, और M1 हमें मालूम है 1/10 है, NaOH का वैल्यू मालूम है, और ब्यूरेट रीडिंग 15 ml, ब्यूरेट रीडिंग यानी V1 15 ml है, तो यहां हमने लिख दिया 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, M2 इंटू 20 इंटू ये 10 ऊपर चला जाएगा, अपान ये 15 नीचे रह जाएगा, और ये 1/2, फिर ये हो जाएगा M2 इंटू 20 इंटू 10, और ये भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 2 इधर हो जाएगा 15 इंटू 1, तो M2 बराबर हो जाएगा 15 इंटू 1 अपान 20 इंटू 10 इंटू 2। ये सॉल्व करने से आएगा 0.03 m, सॉल्व करने से आ गया 0.03 m। मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन हो गई, मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन हो गई 0.03 m। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर होती है मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास। तो मोलैरिटी यहाँ कितनी है 0.03 m है ऑक्सैलिक एसिड की, और इसका मॉलिक्यूलर मास ऑक्सैलिक एसिड का है 126। तो ये सॉल्व करने से आ गया 3.78 ग्राम पर लीटर, और यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 20 ml of aqueous solution of oxalic acid was completely neutralized by 15 ml m/10 aqueous potassium permanganate solution in acidic medium of sulfuric acid H4 in redox titration. What is the molarity of aqueous sulfuric acid solution? क्वेश्चन नंबर 2 में ऑक्सैलिक एसिड के 20 ml ऑक्सैलिक एसिड के एक्वस सोल्यूशन को, ऑक्सैलिक एसिड के 20 ml एक्वस सोल्यूशन को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया गया 15 ml m/40 एक्वस पोटेशियम परमानेंट सोल्यूशन से एसिडिक मीडियम में, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड डालने से प्रोड्यूस किया गया, और ये रिडॉक्स टाइट्रेशन में, ये एग्जाम्पल रिडॉक्स टाइट्रेशन है। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ एक्वस ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन। तो एक्वस ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी क्या होगी, एक्वस ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक तब लिखेंगे हम एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 सोल्यूशन,
दूसरी तरफ लिखेंगे एक्वस ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड KMnO4 सॉल्यूशन की मोलैरिटी मालूम है, यानी M1 मालूम है। M1 कितना है? M/40। तो फिर ये नॉन सॉल्यूशन हो गया, KMnO4 सॉल्यूशन नॉन सॉल्यूशन हो गया। नॉन सॉल्यूशन वो होता है जिसकी यानी मोलर कंसंट्रेशन मालूम होती है, और हम इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कहते हैं। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब इसको ब्यूरेट में लिया जाएगा, तो टेकन इन ब्यूरेट, टेकन इन ब्यूरेट, टेकन इन ब्यूरेट। जब ये ब्यूरेट में लिया गया तो ये टाइट्रेंट है, ये टाइट्रेंट है। और यहाँ वॉल्यूम जो इसका दे रखा है सॉल्यूशन का, ये होगा V1, और इसकी वैल्यू है V1 कितना यहाँ दे रखा है? 15 ml। ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है V2, 20 ml दे रखा है, 20 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, और इसकी मोलैरिटी नहीं मालूम है, तो फिर ये अननोन सॉल्यूशन हो गया, अननोन सॉल्यूशन। जब ये अननोन सॉल्यूशन लिया जाए होगा तो ये कहलाएगा, ये लिया जाएगा कोनिकल फ्लास्क में, इन कोनिकल फ्लास्क, इन कोनिकल फ्लास्क, ये कोनिकल फ्लास्क में लिया जाएगा। जब ये कोनिकल फ्लास्क में लिया जाएगा तो ये होगा टाइट रेंड या एनालाइट, होगा टाइटेंड या एनालाइट। और यहाँ M2 इसका मालूम करना है। अच्छा, हम यहाँ कोनिकल फ्लास्क के अंदर 1 ml H2SO4 will also be added to make acidic medium in फ्लास्क। फ्लास्क में एसिडिक मीडियम बनाने के लिए हम फ्लास्क में 1 ml H2SO4 भी मिला देंगे। अब हम KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड के बीच में, KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड के बीच में होने वाली केमिकल रिएक्शन की बैलेंस स्टिकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। बैलेंस स्टिकियोमेट्रिक इक्वेशन इस तरीके की आएगी, ये बैलेंस स्टिकियोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन है। अब इस बैलेंस्ड स्टिकियोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन में KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से घटकर MnSO4 में +2 हो रही है। तो फिर यहाँ KMnO4, यहाँ पर KMnO4 MnSO4 में रिड्यूस हो रहा है। इसी तरीके से ऑक्सैलिक एसिड की कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से बढ़कर कार्बन डाइऑक्साइड में +4 हो रही है। तो फिर यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और इसलिए ये जो टाइट्रेशन है ये रेडॉक्स टाइट्रेशन कहलाती है, रेडॉक्स टाइट्रेशन कहलाती है। हमें मालूम है मोल बराबर होता है M/V, मोल बराबर होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और मोलैरिटी वॉल्यूम किसके अंदर होता है? लीटर के अंदर होता है। अब यहाँ KMnO4 के
2 मोल हैं, KMnO4 के 2 मोल हैं। और KMnO4 की, तो KMnO4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोल KMnO4 के क्या होंगे, इसकी मोलैरिटी है M1 और जिसकी वैल्यू है M/10, और इसका वॉल्यूम कितना है KMnO4 का, 15 ml। तो हम यहां लिख सकते हैं M1V1 इज इक्वल टू 2, ये हम यहां पर लिख सकते हैं। ये कोई क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। इसी तरीके से ऑक्सैलिक एसिड के लिए हम लिख सकते हैं, इसकी मोलैरिटी M2 हमें पता लगानी है, नहीं मालूम है। इसका ऑक्सैलिक एसिड के वॉल्यूम कितना है, V2 कितना है, 20 ml। और ऑक्सैलिक एसिड के कितने मोल हैं, 5। ये ऑक्सैलिक एसिड के 5 मोल हैं। तो ये V2 20 ml हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं M2 V2 इज इक्वल टू 5, ये नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं M2 V2 अपॉन M1 V1 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, M2 V2 कितना है, 5, और M1 V1 किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो यहाँ 5। अब अगर यहाँ पर M2 की जगह तुम्हें निकालना है, और V2 की जगह कितना है, 20 ml, और M1 कितना है, 1/40, और V1 कितना है, V1 15 ml है, और ये हो गया 5/2। अब जब इसको M2 की वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे, M2 की वैल्यू सॉल्व करके हम निकालेंगे 0.04 m, और यही आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके निकालेंगे, यह हमारा आंसर हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ एक्वस H2O2 सॉल्यूशन। एक्वस H2O2 सॉल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है, यह हमें देखना है। तो सबसे पहले हम H2O2 सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन लेंगे। डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन ये है, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस that may be in ml or liter evolved when one volume of H2O2 solution is decomposed. This is called as volume strength of H2O2 solution. जब H2O2 के एक वॉल्यूम, जब H2O2 का वन वॉल्यूम डिकम्पोज हो, चाहे वो ये ml में भी हो सकता है या लीटर में भी हो सकता है, डिकम्पोज हो, तो जितने वॉल्यूम O2 गैस के निकलेंगे, जितने वॉल्यूम O2 गैस के निकलेंगे, अब ये ml में भी हो सकते हैं और लीटर में भी हो सकते हैं, तो वो H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाएगा। अब ये बात क्लियर होगी हमें एक न्यूमेरिकल लेने से। इसी पे यह न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन दे रखा है, when 5 liters of H2O2 were decomposed, then 100 liter O2 gas was evolved. What is the volume strength of H2O2 solution? जब H2O2 के 5 लीटर डिकम्पोज किए गए, तो फिर 100 लीटर O2 गैस के निकले, तो फिर H2O2 सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। व्हेन 5 लीटर H2O2 solution decomposed
O2 gas evolved is equal to 100 लीटर्स। जब 5 लीटर H2O2 को डिकम्पोज किया गया तो गैस जो निकली, O2 गैस जो निकली वो 100 लीटर है। तो जब हम एक को करेंगे तो हो जाएगा 100/5, तो कितना हो जाएगा 20 लीटर्स। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन यानी X H2O2 हो जाएगा 20 वॉल्यूम, 20 V या 20 वॉल्यूम और 20 V, यही हमारा आंसर हो जाएगा। Relation between molarity and volume strength of हाइड्रोजन peroxide solution। हाइड्रोजन peroxide solution की मोलैरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में रिलेशन। हाइड्रोजन peroxide solution में मोलैरिटी बराबर होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन peroxide दैट इज XH2O2/11.2, जहां पर ये XH2O2 जो है वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है H2O2 सॉल्यूशन की। स्ट्रेंथ दैट इज S इन ग्राम पर लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। H2O2 सॉल्यूशन की ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ निकालना, S निकालना, इसका फार्मूला है स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ H2O2 solution into molecular weight या molecular mass of H2O2 solution। molecular weight और molecular mass of H2O2, ये फार्मूला। अब यहां पर H2O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, H2 के दो लिए ऑक्सीजन के 32 हो गए, एक ऑक्सीजन का 16, दो के 32, तो ये हो गया 34। और मोलैरिटी हमें H2O2 की मालूम ही है, पहले निकाल चुके हैं, तो यहाँ हो गया स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मोलैरिटी कितनी है X H2O2/11.2 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना है 34, तो ये स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर हो गई। परसेंटेज कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल w अपॉन कैपिटल V ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। H2O2 सॉल्यूशन की यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन की स्मॉल w अपॉन कैपिटल V टर्म में परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालना। स्मॉल w के मतलब होते हैं सॉल्यूट का वेट ग्राम में, और कैपिटल V के मतलब होते हैं सॉल्यूशन की क्वांटिटी वॉल्यूम में यानी ml में या लीटर में। हम जानते हैं कि स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर, अभी हमने प्रूव किया है, स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर बराबर होती है X H2O2, अभी प्रूव किया है 11.2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O2 यानी 34। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में, सॉल्यूशन के 1 लीटर में यानी
1000 ml में H2O2 के इतने ग्राम्स हैं, H2O2 के इतने ग्राम्स हैं। तो अब परसेंटेज इससे हम निकाल सकते हैं। इन 1000 ml of H2O2 solution, amount of H2O2 कितना है, यानी 1000 ml में ये अमाउंट है, पूरा ये अमाउंट होगा। ये हो गया x अपान 11.2 इंटू 34 ग्राम। तो फिर एक में कितना होगा, x इंटू 34 इंटू 1000 अपान 34 अपान 11.2 इंटू 1000। तो फिर हम देखेंगे 100 में कितना होगा, ये इतने ग्राम हो गया। 100 में कितना हुआ, x इंटू 34 इंटू 100 अपान 11.2 इंटू 1000। अब ये दो जीरो कट गए तो ये आ गया x इंटू 34 अपान 11.2 इंटू 10। तो परसेंटेज स्मॉल w अपान कैपिटल V, कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 सॉल्यूशन हो गई x इंटू 34 अपान 11.2 इंटू 10, जहाँ x क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। x क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है H2O2 सॉल्यूशन। तो ये हम इस फार्मूले से H2O2 सॉल्यूशन की परसेंटेज कंसंट्रेशन स्मॉल w अपान कैपिटल V के फॉर्म में निकाल सकते हैं। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी N एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ X ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। H2O2 सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ X के अंदर रिलेशन देखना। एक फार्मूला होता है मोलैरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करने का, तो ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। मोलैरिटी इंटू n फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी। मोलैरिटी m इंटू n फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी। हम इसको n से दिखाते हैं। अब n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसीज इन ए मॉलिक्यूल। अब हमारे पास यहाँ मॉलिक्यूल जो है वो H2O2 है, मॉलिक्यूल जो है वो H2O2 है। H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -1 है, और यहाँ ये दो ऑक्सीजन, तो ये हो गया -2 वैलेंसी हो गई। यहाँ H की एक वैलेंसी +1 होती, तो यहाँ हो गई +2, तो यहाँ N की वैल्यू हो गई 2। तो मोलैरिटी की जगह हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड X अपान 11.2 इंटू n फैक्टर की जगह हमने लिखा 2 इज इक्वल टू
नॉर्मेलिटी। तो ये आ गया x अपान 5.6 इक्वल टू नॉर्मेलिटी। तो फिर फॉर H2O2 सॉल्यूशन नॉर्मेलिटी बराबर x अपान 5.6। एक्स क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ है H2O2 सॉल्यूशन की, हमें मालूम है। ये फार्मूला आ गया। इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मोलैरिटी स्ट्रेंथ ग्राम्स पर लीटर and percentage concentration small w upon capital V and normality of 20 volume H2O2 solution। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में क्या होगी, और इसकी परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होगी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल वी के टर्म में, और इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ x की वैल्यू है 20 वॉल्यूम। हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ को H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ को x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मोलैरिटी निकालेंगे। मोलैरिटी बराबर होती है x अपान 11.2, जहाँ s क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 से होती है। s की जगह हमने लिख दिया 20 अपान 11.2, और ये सॉल्व करने से आएगा 1.78 m। तो ये 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन की मोलैरिटी हो गई। अब हम निकालेंगे स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर, इसका फार्मूला हम प्रूव कर चुके हैं। x इंटू 11.2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, ये होता है 34। तो हमने x की जगह लिख दिया 20 इंटू 34 अपॉन 11.2। तो ये आ जाएगा 60.6 ग्राम पर लीटर। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गई H2O2 सॉल्यूशन की ग्राम पर लीटर में। अब हम परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालेंगे। H2O2 सॉल्यूशन 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन की स्मॉल w अपॉन कैपिटल V के फॉर्म में। इसका फार्मूला भी हम निकाल चुके हैं, पहले ही निकाल चुके हैं। इसका फार्मूला है x इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O2 34 अपॉन 11.2। ये सब फार्मूले हम प्रूव कर चुके हैं। 11.2 इंटू 10। अब यहाँ हमने x की वैल्यू लिख दी। x की वैल्यू लिख दी 20 इंटू 34 अपॉन 11.2 इंटू 10। ये सॉल्व करने से आएगा 6.07%। अब नॉर्मलिटी का फार्मूला होता है नॉर्मलिटी यानी इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, का फार्मूला होता है, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। नॉर्मलिटी बराबर होती है x अपान 5.6। अब x की वैल्यू यहाँ हम लिख दी। वॉल्यूम स्ट्रेंथ है ये H2O2 सॉल्यूशन की, इसकी वैल्यू 20, तो इसकी जगह 20 लिख दिया 5.6। तो ये आ गया 3.5 n। तो ये 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन की मोलैरिटी हो गई, और ये स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर हो गई। ये परसेंटेज कंसंट्रेशन हो गई स्मॉल v अपॉन w के फॉर्म में, और ये इसकी नॉर्मलिटी हो गई 3.5 n।